अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। ठीक है, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ वो पार्ट 2 जो कल बनाई थी मैंने सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के रिलेटेड ही। ठीक है, उसमें से कुछ जो क्वेश्चन रह गए थे मैंने कहा चलें वो भी कवर कर दूँ। मे बी पार्ट 3 भी इसका मैं बना दूँ अगर कल मेरे पास टाइम हुआ, ताकि और डीप चले जाएँ। ठीक है, इसमें से कुछ एडवांस ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कल की वीडियो थी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारा डिस्क्राइब कर दिया था, ये इनके आंसर्स वगैरह। ठीक है, और ये मैंने आज प्रिपेयर की है पार्ट 2 के लिए। ठीक है, थोड़ा मैंने फ़ॉन्ट वगैरह बड़ा किया है ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। ठीक है, तो इसमें आप देखें 25 नंबर पॉइंट आ गया है। ठीक है, फॉग लिफ्टर के ये मुझसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। इनमें से सेकंड 26 नंबर ना, ये मुझसे पूछा था कि इन केस अगर फॉग लिफ्ट जो है इंक्लाइन एरिया पे डाउन जाना चाह रही है तो वो किस तरह जाएगी। तो इसका जवाब होता है ड्राइव इन रिवर्स। तो रिवर्स में ही जाएगी, क्योंकि अगर आप सीधा लेके जाएंगे उसमें जो लोड होगा वो सारा गिर जाएगा। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस हिसाब से आपने ये दोनों आंसर देने होते हैं। ठीक है, ड्राइव इन फॉरवर्ड इफ़ अप इंक्लाइन गोइंग अप। ठीक है, तो इसी तरह ये डाउन के लिए आपने रिवर्स करके लेके जानी होती है। और नेवर टर्न ऑन द स्लोप, जब भी वो स्लोपी एरिया होगा फोर लिफ्ट को टर्न नहीं होना होता। ठीक है, इसी तरह आप 28 नंबर पे आ जाएं। व्हाट इज़ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जिसमें जब ऑपरेटर जब बैठा होता है किसी भी गाड़ी में, तो उसको वो एरिया जिसे जो नज़र नहीं आ सकता, जो मतलब ना उसको रेयर मिरर्स में से नज़र आता है। ठीक है, तो ये ऐसा एक स्पेसिफिक एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वजह से एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये ब्लाइंड स्पॉट क्या चीज़ है। ठीक है, इसका आंसर आपने सिंपल सा यही दे देना जो लिखा हुआ, द एरिया विच ऑपरेटर इज़ अनएबल टू सी ड्यूरिंग ड्राइविंग। ठीक है, ये साथ साथ मैंने जवाब लिखे हुए हैं। ये जो ग्रीन कलर है ये आंसर है, जो येलो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंडेटरी पीपी कौन सी होती है। ठीक है, ये अब बेसिक क्वेश्चन था, पिछले में कवर नहीं किया था, मगर ये भी ऐड कर दें। हार्ड हैट हो जाती है, सेफ्टी शूज़ हैं, सेफ्टी ग्लासेस हैं एंड सेफ्टी वेस्ट है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। एडिशनल में आपकी फुल बॉडी हार्नेस आ जाएंगी और ग्लव्स आ जाएंगे, फेस शील्ड आ जाएंगे एंड और फर्दर मोर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एडिशनल पीपी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड पॉइंट नंबर 31 आ गया, व्हाट काइंड ऑफ ग्लव्स विल बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। ये स्पेसिफिक है कि ग्लव्स कौन से यूज़ होंगे इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, तो वो रबर इंसुलेटेड ग्लव्स होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सेफ्टी ग्लव्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से ग्लव्स होते हैं। एक कॉटन के होते हैं और इंसुलेटेड फॉर इलेक्ट्रिकल होते हैं। इसी तरह की 2-3 इनकी और टाइप्स हैं। ठीक है, वो रीड कर लीजिएगा, मैंने लिखी नहीं यहाँ पर डिटेल में। 33 में आ गए, मिनिमम क्लियरेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे हैं, यानी कि क्लियरेंस फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है 34 मैक्सिमम ट्रैवल डिस्टेंस फॉर फायर एक्सटिंग्विशर स्टोरेज। ठीक है, ये जो फर्स्ट कह रहे हैं कि क्लियरेंस एरिया जो 3 फीट तक वो क्लियर होना चाहिए, तो कोई भी उसमें ऑब्स्टेकल नहीं होनी चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए, ताकि इजीली वो उठा सकें फायर एक्सटिंग्विशर को। 75 फीट है कि जहाँ पे बंदा बैठा है वहाँ से आपने 75 फीट मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा दूर आपने यानी स्टोर नहीं करना फायर एक्सटिंग्विशर को। ठीक है, और एक और पॉइंट होता है कि अगर कोई जनरेटर पड़ा है वहाँ से आपने कितनी दूर तक उसका डिस्टेंस रखना है, कहाँ कौन सा मुनासिब डिस्टेंस पे आप स्टोर कर सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो 6 फीट है। बट उसका अभी तक मुझे रेफरेंस नहीं मिला, मैं अभी भी खुद भी ढूंढ रहा हूँ। NFPA एक, जैसे ओशा आयोश NFPA है एक, और एक इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड, ये दो एक और रेफरेंसेस हैं जहाँ से हम रेफरेंस लेते हैं कि वहाँ पे कोड्स बताए जाते हैं। ठीक है, उनमें से एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि 6 फीट है। तो अभी तक मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ पे है। मैं डिस्कस कर रहा था आज हमारे सेफ्टी मैनेजर से ये इशू, बट वो भी यही कह रहा था कि NFPA पे भी लिखा हुआ है, बट उसको भी नहीं मिला था। ठीक है, 35 नंबर पे आ जाएं। व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ठीक है, इन कन्फाइंड स्पेस अगर उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है, यानी 19.5 तो लिमिट होती है, उससे कम अगर होती है 19 या 18, तो क्या हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और डेथ। ठीक है, मतलब आपको सफोकेशन होगी, चक्कर आ सकते हैं और आप अपनी अनकॉन्शियसनेस में स्टेज में चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ ऑक्सीजन इनरिचमेंट, अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाती है 23.5 से ज़्यादा हो जाती है 24-25 रिस्क ऑफ फायर। ठीक है, तो अब थोड़ी सी भी हीट से आपको एक्सप्लोड हो सकता है। ठीक है, एंड फायर लगने का ख़तरा होता है। 37 व्हाट इज़ एक्जी हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये एक बंदे के अंदर ही होती है, कोई लंग्स का कोई चीज़ है। ठीक है, लिमिट 95% है
प्लस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन एज 40 प्लस बिलो 87। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है लेकिन मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि ये रिलेटेड टू ये था SCB, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस क्या है। तो ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है। ठीक है, अब वहाँ पे आपने काम भी करना है तो ये आप लेके जा सकते हैं और कन्फाइंड स्पेस में। ठीक है, तो वहाँ पे आप काम इजीली कर सकते हैं। तो वो जो ऊपर लिखी हुई है ये एक आपका इसका भी एक डिवाइस होती है चेक करने के लिए कि आपका ये कितना परसेंटेज है। लिमिट 95% प्लस है तो उसको आप अलाउ करते हो कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए। अगर उसका 95% से कम है तो आप उसको अलाउ नहीं करेंगे कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए। ठीक है, अगर रीडिंग 87% से बिलो आती है तो आपको एक्टिविटी स्टॉप करनी पड़ेगी। और यूजुअली ये 40 प्लस एजेड जो लोग होते हैं उनके साथ ये इशू आता है। ठीक है, ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है। ठीक है, 39 टाइप ऑफ SCBE, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ठीक है, ये दो इसकी टाइप्स होती हैं। ओपन सर्किट ऐसा होता है जो भी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जो क्लोज सर्किट होता है वो दोबारा से मतलब रीफिल उसको रीयूज़ करके उसको दोबारा ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। कुछ इस तरह का प्रोसीजर होता है। ठीक है, उसमें जो ओपन सर्किट है ये 10 to 45 मिनट्स के लिए चलती है और जो दूसरी है क्लोज सर्किट है ये 45 मिनट से लेकर 4 आवर तक चलती है। सही है। व्हाट इज़ एंटी टू ब्लॉक और ATB सिस्टम। ठीक है, पॉइंट नंबर 40 पे आ जाते हैं। ये एक जो लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी जो चलती है, मोबाइल क्रेन जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पे एक डिवाइस लगाई जाती है एंटी टू ब्लॉक। इसका ये काम होता है कि ये एक सेंसर होता है। ठीक है, ये जो हमारी ऑक्सिलरी जो लिफ्टिंग वायर्स होती हैं ना, ये जब बिल्कुल हम हुक ऊपर लेके जाते हैं, जब बंद करते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये इनको रोकना होता है। ठीक है, वो सेंसर की वजह से रुकती हैं, अदरवाइज इससे एक्सीडेंट होने का बहुत ख़तरा होता है अगर ये नहीं यूज़ होती। तो अब ये हर क्रेन के अंदर मस्ट यूज़ होती है। ठीक है, आपको मैं पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये पिक्चर है एंटी टू ब्लॉक जो लगी हुई है मोबाइल क्रेन में। तो इसकी यही डेफिनेशन है। ठीक है, द डिवाइस विद बिल्ट इन सेंसर दैट हेल्प द क्रेन ऑपरेटर प्रिवेंट टू ब्लॉकिंग इंसिडेंट। ठीक है, 41 पे आ जाए। व्हाट इज़ LMI, लोड मूवमेंट इंडिकेटर क्या होता है। ये लोड मूवमेंट इंडिकेटर भी मोबाइल क्रेन के अंदर लगा होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि ये वेट एंड एंगल ऑफ क्रेन बूम, ये दो चीज़ें हर पता चल जाती हैं हमें। ठीक है, LMI से। फ्यूल स्टोरेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब फ्यूल स्टोरेज अब साइड पे आपने कैसे स्टोर करना है। ठीक है, स्टोर 30 मीटर अवे फ्रॉम परमानेंट वर्क एंड ड्रिप ट्रे, कैपेसिटी शुड बी 110%। ठीक है, अगर वो इन केस ऑफ फ्यूल हमारा लीक भी हो जाता है तो ड्रिप ट्रे के अंदर इतनी कैपेसिटी 10% उससे ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए जो कि स्टोर होगा हमारा, ताकि अगर वो सारा लीक भी हो जाता है तो वो उसी के अंदर ही रहेगा, ड्रिप ट्रे के अंदर ही रहेगा। और 30 मीटर अवे फ्रॉम वर्क एरिया। ठीक है, कोई ऐसी खुली एरिया होना चाहिए जहाँ पे काम ना हो। उसके साथ फिर नीचे आ जाता है MSDS शीट आपने देनी होती है। ये कोई भी केमिकल स्टोरेज एरिया होगा, आपने ये MSDS शीट, ये पेपर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ जिसके बारे में ये मटेरियल के बारे में लिखा होता है कि ये फ्लेमेबल है या क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है उसकी, तो ये वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। एंड फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर 25 kg। ठीक है, ये फ्यूल या केमिकल जो भी हम ये जनरेटर के साथ भी पड़ा होता है। ठीक है, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, ये एक नंबर आई थिंक मिस हो गया। आई थिंक मैंने एक मेथड स्टेटमेंट ऐड की थी, शायद सेव नहीं हुई थी। चलिए मैं आपको ना एक मेथड स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन यूजुअली पूछ लेते हैं कि मेथड स्टेटमेंट क्या होती है, तो एक सैम्पल है मैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये मेथड स्टेटमेंट है, इसके साथ रिस्क असेसमेंट अटैच होती है। ठीक है, तो ये मेथड स्टेटमेंट फॉर रिलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ टाइम लैप्स कैमरा पोल, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने हमें सबमिट की थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है इसमें। ठीक है, पूजा रिसोर्सेज होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस किस की होती हैं, वर्क मेथोडोलॉजी होगी, क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, रिस्क असेसमेंट। ठीक है, तो ये एक पूरा पेपर है, ये पूरा मेथड स्टेटमेंट ऐसी होती है, हर एक्टिविटी की अलग अलग सबमिट करनी होती है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है, ये उसकी इंट्रोडक्शन होगी, पर्पस क्या है, तो ये काम करने का तरीका का लिखा होता है। ठीक है, इसमें अभी तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिखे हुए हैं, उसके बाद लिखेंगे ये क्या तरीका, वर्क मेथोडोलॉजी, ये चीज़ होती है, ये लिखना होता है उन्होंने कैसे ये तरीका, कैसे ये रिलोकेट करेंगे आइटम्स को। ठीक है, ऑल लिफ्टिंग इक्विपमेंट शुड हैव द सेफ वर्किंग लोड मार्क। ठीक है, नो पर्सन शुड बी अलाउड टू स्टैंड विद इन द रेडियस ऑफ ऑपरेटिंग क्रेन्स, ये वही सेफ्टी की चीज़ें लिखी हुई हैं। स्टीयरिंग, लाइटिंग, पोल, इनको कैसे आपने डिसमेंटल करना है, कैसे दोबारा रिलोकेट करना है, तो वो सारा प्रोसीजर लिखा होता है। ठीक है, ये देखें कितने पेजेस किया है।
उसके बाद ये रिस्क असेसमेंट आगे उसकी अटैच्ड है, ठीक है, ये रिस्क असेसमेंट लिखी हुई है इसी मैथ स्टेटमेंट की। फर्स्ट में आ जाए पर्सनल मोबिलाइजेशन एंड इक्विपमेंट, ठीक है, लाइव ट्रैफिक ये रिस्क है, ठीक है, पर्सनल इंजरी है, वेदर हो सकता है, ठीक है, हु इज़ एट रिस्क, जनरल पब्लिक, जनरल साइट वर्कर्स। तो कंट्रोल मेजर्स आप क्या लेते हो, फुल यूज़ ऑफ नेसेसरी पीपीई, सेफ्टी प्रिकॉशंस, इंश्योर ऑल इक्विपमेंट ऑपरेटर्स आर लाइसेंस, ठीक है, सर्टिफाइड होना चाहिए, टीयू सर्टिफाइड होना चाहिए, वेरीफाई डेली वेदर कंडीशंस, ये वेदर कंडीशन ठीक है, ड्राइव टू रोड कंडीशन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये सेफ्टी ऑफिसर एंड कंस्ट्रक्शन टीम। ये जो रिस्क असेसमेंट्स होती हैं ना, अगर आपने बनाई होंगी एओश या निबोश में, तो काफ़ी इसके फॉर्मेट्स होते हैं जहाँ पे हमने एवेल्यूट करना होता है कि ये कितनी कंसिक्वेंस है, इसकी कितना लाइकलीहुड है। ये ऐसे बनाते थे ना हम एओश में, तो ये थोड़ी सी ये प्रोफेशनल में ऐसे आ जाता है, डायरेक्ट वो बस लिखते ही हैं, इसमें वो नंबरिंग शंबरिंग नहीं आती कि मैट्रिक्स होता है कि आउट ऑफ 5 आपको कितनी लगती है, ये कॉन्सिक्वेंस कितनी है, और 1 है, 2 है, 3 है, फिर आप उसके चांसेस कितने हैं, 3 4, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिर रिस्क बन जाता है, ठीक है। तो वो भी यूज़ होती है, बट मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स में जब आप देखेंगे रिस्क असेसमेंट, वो सारी रिस्क असेसमेंट ऐसी ही होती हैं, ये चीज़ें होती हैं बस, उसमें फिर वो चीज़ें नहीं काउंट करता, ये 3 4 वाली ना वो नहीं आती। दूसरा एक आपको मैंने जॉब का बताना था, ठीक है, जॉब आई हुई है, अपने मोबाइल से दिखा देता हूँ, ये उन्होंने मुझे सेंड की है, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ईमेल। उन्होंने कहा कि ये जॉब है, ठीक है, ये अनवारुल्लाह HSC मैनेजर है हमारे जो पुराने प्रोजेक्ट पे थे, सही है, इनसे मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने एक जॉब दी, शायद मेरे ख्याल उल्टा नज़र आ रहा है स्क्रीन में। तो जॉब अपॉर्चुनिटी है 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, ठीक है, लोकेशन न्योम है, तबूक के एरिया में, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अपनी CV जो है इस जो आपकी ईमेल नज़र आ रही है वहाँ पे आप सेंड करें, ठीक है, अच्छी सैलरीज हैं वहाँ पे, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर्स की, तो अप्लाई करें आप इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।